Hello student, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I'm Nutan, your chemistry tutor. देखो पिछले लेक्चर में हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बहुत से प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस किए थे. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ अ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ठीक है, 3D जो सीरीज़ है हमारा, है ना, हमें पता है डी ब्लॉक के अंदर 3D, 4D, 5D, 6D 4 सीरीज़ होते हैं. 3D सीरीज़ क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि D में इलेक्ट्रॉन, 3D में इलेक्ट्रॉन जो है वो फील करते जाएंगे हम लोग, राइट. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ 3D सीरीज़. तो अब हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू 3D सीरीज़. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? देखो, आपको जैसे पता होगा, कोई भी एलिमेंट को एक नंबर असाइन किया जाता है जिसमें वो नंबर कौन सा होगा? द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, जैसे ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है. -2 मतलब इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन, राइट. इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. तो एक्चुअली वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की. ओके, Na+, राइट, सोडियम एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा या फिर हम बोलेंगे वो खुद का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम. ठीक है, वैसे ही हम अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे. सो दैट इज अ नंबर असाइन टू पर्टिकुलर एलिमेंट and that number is nothing but the gain of electron or the loss of electron. Okay, अब देखो यहाँ पे हम 3D सीरीज स्टार्ट करेंगे. तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के, है ना, इसको रिवाइज कर लेंगे फटाफट. देखो पीरियोडिक टेबल में हमने रिवाइज किया था कैसे? साइंस टीचर, बोलो मेरे साथ, साइंस टीचर विक्रम कृपलानी द मैन, फेकोनी कुजन. ओके, अब देखो यहाँ पे स्कैंडियम. अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस, राइट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लस? मतलब दे आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. दैट्स वाई ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 3D सीरीज आर पॉजिटिव. अब देखो स्कैंडियम का कितना है? +3 है. देन यहाँ पे आप देख रहे होगे, सो दे आर ऑल्सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर पॉसिबल. ओके, मतलब एक ही कंपाउंड वेरिएबल कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है. एक ही एलिमेंट वेरिएबल कंपाउंड फॉर्म कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल H2O, H2O2. ओके, मतलब हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. प्रोपोर्शन अगर उनका डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शन इज देयर, सो यू गेट अ डिफरेंट कंपाउंड. वो किस वजह से? सो ड्यू टू दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. समझ में आया आपको? हाँ, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल है. ये जो स्कैंडियम है ये +3 देता है. बाकी की जगह देखते हो आप, मैंगनीज देखते हो तो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो +2, +3, +4, 5, 6 एंड 7. मतलब सबसे ज़्यादा, अगर आपको क्वेश्चन आया, एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट का होता है? इफ़ आई कंसर्न विथ द 3D सीरीज. अगर मैंने 3D सीरीज के बारे में आपको पूछा तो क्या आप बता सकते हो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल किसके लिए है? बोलो. यस, यस, फॉर Mn. सो द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +7 क्या है? मैंगनीज के लिए है. और देखो यहाँ पे, और ये जो मैंने सर्कल किया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान देते हो थोड़ा सा, जो सर्कल में जो डिनोट किया है, सो दैट डिनोट्स द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोस्ट कॉमन? मतलब जनरली यही ऑक्सीडेशन, मतलब जनरली जैसे स्कैंडियम में +3 इलेक्ट्रॉन, जनरली इट विल गिव यू +3 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे +2 एंड +7. समझ में आ रहा है? सो दिस सर्कल डिनोट्स द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा देखो, मैं बताती हूँ आपको कि ये स्कैंडियम +3 ही क्यों देता है, अलग कोई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं देता है. कोई दैट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आप लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है करके लिखा है ना. हाँ, तो उसको आप देखो. ठीक है, अब देखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गॉन लिखते हैं हम, देन 3d1 4s2, है ना. तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है वो 4s2 में जाता है, फिर 3d1 में जाता है. अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नोट दिस पॉइंट, दैट इज़ व्हेन डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म आयंस. आयंस कब फॉर्म करते हैं? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक तो वहाँ से लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट आयन फॉर्म करेगा, मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तब जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तब ये चीज ध्यान रखना था, NS इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बिफोर N-1 डी इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, NS इलेक्ट्रॉन मतलब S सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे S ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले निकलेंगे देन दिस N-1 डी इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 4s में जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले निकलेंगे, दे आर रिमूव्ड फर्स्ट देन 3d इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो किस में से निकलेंगे, 4s में से, उसके बाद 3d में से। अगर हम अबव प्रिंसिपल देखते हैं तो फिलिंग अप किस में होता है, पहले 4s में होता है फिर 3d में होता है, ठीक है। बट रिमूवल के लिए ये चीज़ को आप अच्छे से नोट करना, फॉर दिस डी ब्लॉक एलिमेंट, हाँ, दिस इज नॉट अ होल एंड सोल फॉर ऑल द ब्लॉक एलिमेंट, ओके, जस्ट ओनली फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर 3d से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखो अब यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अर्गॉन, देन 3d1 4s2, ओके। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले कौन निकलेगा, मैंने क्या बोला था, 4s के जो भी इलेक्ट्रॉन है ये पहले निकलेंगे, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले निकलेंगे और फिर 3d में जो है ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हमारे, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए क्या हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया सबको, एवरीबॉडी, यस। +2 यहाँ से पहले निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, हम Mn का लेते हैं, ओके। ये जो है +2 से लेके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है उसके पास। तो देखो कैसे है, आप थोड़ा सा सोचो, Mn में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में से निकलेंगे, 4s में से निकलेंगे। तो देखो सपोज यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सो दैट्स वाई इट विल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 5, सो 5 + 2 7, मतलब मैक्स टू मैक्स जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का वो कितना होगा, 5 + 2 7, सो मिनिमम +2 to +7 पूरे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये शो करता है हमारा मैंगनीज। समझ में आया सबको, एवरीबॉडी, ओके। चलो, तो ये इस हिसाब से ये जो पूरे है यहाँ पे बंदे वो पूरे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करना, जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम यहाँ पे ये जो है ये 2 + 2 क्यों नहीं शो करता या फिर +1 क्यों नहीं शो करता, वाई इट ओनली शोज +3, ओके। सो देखो कोई भी बंदा है इट विल ट्राई टू गेट इज नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए ईजी होगा कि +3 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, लूज करेगा, ओके। सो दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई बंदे जो है ये शो करेंगे, बिकॉज हर एक का जो नेचर होता है ये अलग अलग होता है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है और कुछ नेचर डिफरेंट होता है नेचर में। तो सेम विल बी अप्लाई हियर, एंड एज वी हैव स्टार्टेड द केमिस्ट्री ऑफ एक्सेप्शंस, है ना, तो यहाँ पे भी वैसा चलते रहेगा। समझ में आया सबको, यस। अब देखो यहाँ पे जाते हैं हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस TM आपको समझ लेना है, दैट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल, ओके, क्योंकि ये जब पूरा डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग तो दैट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल, ओके, बिकॉज दिस आर ट्रांजिशन एलिमेंट, मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल। अब देखो, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अगर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक का कोई भी बंदा अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनाता है, कंपाउंड बनाता है, तब उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ही बनाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान मतलब नोट करके रखना। सो द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कैसे करना है। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। क्रोमियम के लिए फाइंड करना है, फ्लोरीन का आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फ्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ओके, और ऑक्सीजन के लिए होता है -2, पता है सबको, एवरीबॉडी, यस। क्योंकि यहाँ पे वो क्या करेंगे, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट्स व्हाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज -, ओके। अब देखो क्रोमियम के लिए मुझे फाइंड करना है, तो आई विल टेक X,
यहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल के लिए फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इनका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन का फ्लोरीन का पता है। अब यहाँ पे देखो दिस इज प्लस करना पड़ता है हमें, याद रखना इसको, इसका है x, इसका प्लस फ्लोरीन का कितना होता है -1 इंटू 6। समझ में आया सबको? यस। एंड इक्वल्स टू 0 बिकॉज इज देयर नो चार्ज, बिकॉज कोई भी जो कंपाउंड होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर का जो चार्ज है वो 0 है। सो दैट इज मतलब ये टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो भी आंसर आएगा दैट मस्ट कम टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम, x - 6 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू +6 इधर चले जाएगा, सो x इक्वल्स टू +6। मतलब यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +6। ओके, अब देखो इसके लिए हम ट्राई करेंगे MnO3F, Mn के लिए फाइंड करना है, I'll take Mn के लिए x लेंगे। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, सो 3 इंटू -2, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम्स है ऑक्सीजन के, इसलिए मैंने 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए कितना होता है -1 और एक ही बंदा है यहाँ पे फ्लोरीन का। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, दिया होता तो उसको इक्वेट करते थे हम चार्ज के साथ। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस ये कितना हो गया 3 इंटू 2 -6 -1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 6 -6 -1 कितना होता है -7, इधर चले जाएगा तो +7, मतलब यहाँ पे Mn के लिए कितना हो रहा है, यहाँ पे +7 हो रहा है। देन VF5, इसके लिए भी हम फाइंड आउट करते हैं। V के लिए लेंगे x एंड दिस इज 5 टाइम्स इंटू -1 इक्वल्स टू 0, सो x - 5 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 5। ओके, +5। तो देखो यहाँ पे समझ में आया आपको? तो देखो क्रोमियम कैन फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +2 से लेके +6। यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, +6 मिल रहा है। देन Mn कितना है, +2 से +7, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है +7। और Vf के लिए इसके लिए देखते हैं +2 to +5, तो मैक्सिमम जब भी ये फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चाहिए है तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यूज़ करता है। समझ में आया एवरीबडी? फिर से देखते हैं, क्रोमियम कैन टेक +2 +3 +6 भी ले सकता था, मतलब यहाँ पे CrF6 मैंने लिखा है, राइट? तो CrF3 क्यों नहीं पॉसिबल? सो इट विल ट्राई टू टेक अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तब भी क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है तब कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। तो अगर मैं बताती हूँ यहाँ पे, ये अगर सपोज एग्जाम्पल है, ओके, ये कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल भी है, तो इसमें अगर मैंने पूछा था द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो कैन यू से मी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब सबसे ज़्यादा ये कौन है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे किसका दिख रहा है, यहाँ पे +7 दिख रहा है यहाँ पे, राइट? तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो चलो ये एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करते हैं। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो ये एग्जाम्पल करने के लिए। आपको क्या फाइंड करना है? यस, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड होगा, बोलो? ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो चलो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे चार्जेस आर गिवन टू यू, ओके? चलो देखो यहाँ पे एक बार ट्राई करो, जिनको आता है फटाफट ट्राई करो, नहीं आता है तो यहाँ पे देखो Mn के लिए मैं लेती हूँ x, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, हमेशा प्लस करना, जितने भी एटम्स हैं यहाँ पे प्लस करेंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको, 4, सो 4 इंटू ऑक्सीजन के लिए कितना होता है -2, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। जितने भी चार्ज आपको दिख रहा है उसको रिलेट करेंगे हम -1। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस बिकम 4 इंटू 2 8, दिस इज -8 इक्वल्स टू -1। तो x अगर +8 इधर जाएगा, +8 -1 बिकम +7। तो x का वैल्यू कितना बना, +7 बना। चलो इसके लिए फाइंड करेंगे, क्रोमियम के कितने आइटम है, 2 इंटू x, क्योंकि क्रोमियम के लिए मुझे फाइंड आउट करना है। देन दिस इज
7 इंटू -2 इक्वल्स टू -2। ये जितना भी चार्ज है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 2x, ये बोलो फटाफट। -14 इक्वल्स टू -2। चलो इसको सॉल्व करो, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। -14 इधर चले जाएगा, +14 -2 कितना हो गया 12 और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। ये मिले मुझे x की वैल्यू 6। नाउ सेम वे में इसको फाइंड करेंगे, v के लिए मैं ले लेती हूँ x, देन दिस इज 2 इंटू -2 इक्वल्स टू +1। ओके, चार्ज को इक्वेट करना है यहाँ पे, तो दिस इज x -4 इक्वल्स टू +1, तो x इक्वल्स टू -4 उधर चले गया तो x इक्वल्स टू 5। अब मुझे ऑर्डर लिखना है, तो बोलो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा बंदा होगा, बोलो फटाफट, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाई है। देन सो मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। एवरीबॉडी समझ में आया कि ये ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ऐसा क्यों बोला मैंने, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। एवरीबॉडी यस, ओके। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे से भी हम कुछ कंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। MnF4, चलो MnF4, Mn के लिए लेते x, देन F4, यस 4 इंटू, बोलो 4 इंटू -1 करेंगे इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं मतलब 0 से इक्वेट करेंगे। सो x -4 इक्वल्स टू 0, तो x के लिए कितना हो गया 4 हो गया। ओके, सेम वे में यहाँ पे फाइंड करेंगे Mn2O7, 2 टाइम्स इंटू x, क्योंकि दो एटम्स हैं यहाँ पे Mn के, देन प्लस 7 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया 2x, ये हो गया -14 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल्स टू 14, सो x इक्वल्स टू +7। अब बोलो मुझे कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, बताओ फटाफट, x इक्वल्स टू +7 या x इक्वल्स टू +4, कौन सा होगा, +7 वाला। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, यस, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे देखो क्या कंक्लूजन है। अब देखो यहाँ पे Mn जो था ये कॉमन ही था, ठीक है। अब इसने इसके साथ जो है वो कंपाउंड बनाया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया। सो ऑक्सीजन हैज़ अ मोर एबिलिटी दैन फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको आप अच्छे से नोट करके रखना, बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में +7 मिल रहा है, जब भी ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो आपको क्या मिल रहा है +7, जब भी फ्लोरीन के साथ बन रहा है कंपाउंड तो +4। मतलब यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज करने की एबिलिटी किस में होती है, तो ऑक्सीजन में होती है। सो दिस स्टेटमेंट यू हैव टू नोट एज ऑक्सीजन हैज मोर एबिलिटी दैन फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया सबको, एवरीबॉडी। चलो ये टॉपिक एक बार और रिवाइज करते हैं, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो असाइन किया जाता है एलिमेंट को, और वो नंबर डिपेंड किस पे होता है, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है अपने को 3D सीरीज में, तो स्कैंडियम टू जिंक, यस, साइंस टीचर विक्रम कृपलानी द मैन, फेकोनी कुजन। अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोट करते हो तो ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, यस, +3 +4 +5 +6 +7 अप टू मैंगनीज, और उसके बाद जो है ये रिड्यूस होते जा रहा है एवरीबॉडी। सो दिस यू कैन कॉल इट एज अ ट्रेंड। तो मैंगनीज तक के आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम कम होते जाएगा, राइट। समझ में आया। अब यहाँ पे दिस आई हैव रिटन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, ये पिछले वाले लेक्चर में हमने फाइंड आउट भी किए थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका हम यूज़ करने वाले बाद में, दैट्स वाई आई हैव रिटन दैट, ठीक है। जो सर्कल में है दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको पूछती हूँ, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बोलो कौन सा है, मैंगनीज, दिस इज अ फेलो। ओके, और एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बोलो फटाफट।
यस बोलो, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ओके, सो यू कमेंट डाउन योर आंसर, कौन सा है, स्कैंडियम या फिर जिंक? एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए उसने। अब एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले तो दोनों ही बन गए हमारे पास, स्कैंडियम है और जिंक है, तो दोनों के दोनों हो गए क्या? यस और नो बोलो, यस। देखो तो कौन सा होगा, स्कैंडियम होगा, जिंक होगा, बोलो फटाफट। तो आंसर इज स्कैंडियम ओनली। व्हाई? बिकॉज जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल है क्या? है क्या? नहीं है। जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है। और मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जिसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है? सो जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। पहले ही लेक्चर में हमने उसको क्लियर किया था कि वाई जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। ओके, तो ये चीज़ नोट करना, ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछी जाती है, दैट विच इज द ओनली एलिमेंट or which is the only transition metal which shows only one oxidation state. only one मतलब +1 नहीं, हाँ, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिकॉज यहाँ पे आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी। तो ऐसा स्कैंडियम ये एक ही बंदा है 3D सीरीज में जो +3 ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जिंक +2 कर रहा है, बट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। क्लियर है? यस, इसको आप नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो स्कैंडियम इज द ओनली ट्रांजिशन मेटल विच शोज ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज अ +3। यस, हाँ। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अब देखो आयंस फॉर्म होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कब कब बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, मतलब कुछ तो भी इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, तो इसलिए आयंस जब भी फॉर्म होंगे तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे दैन 3d। ओके, क्योंकि फिलिंग होते समय 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन निकलते समय 4s से पहले निकलेंगे फिर 3d से निकलेंगे। तो स्कैंडियम के बारे में देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे, दैट्स वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। एंड मैंगनीज के बारे में देखते हैं 3d5 4s2 5 + 2 दैट इज 7, यहाँ पे मिलेंगे हमें 7। ओके, अब यहाँ पे आप बोलोगे मैंगनीज के बाद जैसे जैसे आएगा नंबर बढ़ते जाएगा, 5 3 एंड ऑल एवरीथिंग यू विल गेट, तो बढ़ते जाएंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। ओके, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो पेयर्ड है ऑलरेडी, तो उनको निकालने के लिए जो है वो ज़्यादा एनर्जी लगता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगता है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अनपेयर्ड है, सो दे विल ट्राई टू फॉर्म अ पेयर। ठीक है, कोई और इलेक्ट्रॉन उनको मिल रहा है तो वो इजीली वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो है ये हमारा जो ट्रेंड है ये डिक्रीज होते जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा सिर्फ Mn के लिए ही। ओके, देन यहाँ पे हमने ये एक पॉइंट पढ़ा, दैट इज ट्रांजिशन मेटल फॉर्म हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बिकॉज ऑक्सीजन फ्लोरीन ये जो है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके साथ जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म करता है ट्रांजिशन मेटल, तब क्या होता है, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी increases, so it will try to stabilize the higher oxidation state। फ्लोरीन के लिए -1 होता है, आपको पता है, ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे करते हैं, पता है सबको, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन 11th क्लास, बट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे दिए हूँ, ठीक है। समझ में आया सबको? कोई भी चार्ज नहीं दिया है तो इक्वेट टू 0 करना, चार्ज दिया है तो टिपिकली चार्ज से इक्वेट करना। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा जाएगा तो कैसे फाइंड करोगे आप लोग? स्टेबिलिटी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड करो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, तो आपको पता चलेगा जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, उतना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। ओके, दूसरी एक चीज़ हमने क्या कंक्लूड की, ऑक्सीजन हैज मोर एबिलिटी दैन फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने का जो कैपेबिलिटी है वो ऑक्सीजन में ज़्यादा होता है दैन फ्लोरीन। ओके गाइस, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। और एक पॉइंट जो छोटा सा पॉइंट है, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लोअर है, कम है,
दिस इज OS, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो आपका जो कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है, जो भी बन रहा है एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, दैट बिकम्स अ बेसिक। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट बिकम एसिडिक, और अगर इंटरमीडिएट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दैट बिकम्स अ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है इट विल एक्ट एज बेस ऑल्सो एंड एक्ट एज एसिड ऑल्सो, ओके, बोथ द नेचर, सो दैट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। तो ये भी पॉइंट आप नोट करके रखो। सो दिस इज ऑल रिलेटेड विथ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब उसका और जो प्रॉपर्टीज़ है ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट डाउन भी करते रहो, मतलब आपके पूरे जो नोट्स है वो भी रेडी हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलो देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डी ब्लॉक सीरीज। ठीक है, तो हम ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था उसके और कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है, तो देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तो मुझे 3 टाइप के जो प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं, दैट इज़ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ओके, यहाँ पे हम जब स्टडी करेंगे दैट इज़ अ पैरामैग्नेटिक का स्टडी करेंगे। तो देखो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, सो दैट ऑल डिपेंड ऑन योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके बारे में हम जो चैप्टर्स है, अपकमिंग चैप्टर्स, उसमें देखने वाले हैं डिटेल में। बट फॉर टाइम बीइंग आप ऐसा याद रखो कि अगर अप्लाइड फील्ड को रिपेल करता है कोई भी सब्सटेंस तो वो होता है डायमैग्नेटिक। ओके, अगर अप्लाइड फील्ड को रिपल्शन देता है, मतलब उससे दूर भागेगा वो, तो वो हो गया डायमैग्नेटिक। अगर उसको अट्रैक्ट करता है, अप्लाइड फील्ड को अगर अट्रैक्ट करता है तो उसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक क्या है, तो स्ट्रांगली अगर उसको अट्रैक्ट करके रखता है तो दैट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आया, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है तो फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो उससे कम होता है तो दैट यू हैव टू कॉल इट एज पैरामैग्नेटिज्म। ओके, और ये किसके वजह से होता है, तो दैट इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन मोमेंट होता है, उसका एंगुलर मोमेंट भी होता है, सो दैट्स व्हाई इट पॉजेस अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ मैग्नेटिज्म। ओके, तो जिसको हम लोग डिनोट करेंगे विथ म्यू, विच इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, तब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है हमारा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो दैट्स व्हाई दैट डिपेंड्स ऑन दिस n विच इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो म्यू का फॉर्मूला देखो क्या हो गया, रूट ऑफ n+2। ओके, दैट इज बोर मैग्नेट्रॉन, इसका यूनिट है ये bm। ओके, सो म्यू इज अंडर रूट ऑफ n+2। इसको आप नोट करके रखो बिकॉज इसके ऊपर हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करके रखना है। ठीक है, सो नोट इट डाउन एवरीबडी। चलो फिर से देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वी हैव स्टार्टेड। कोई भी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही हूँ तो उसके एक्चुअली मेरे पास 3 टाइप है। कौन से है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ओके, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रॉन्ग अगर अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू दैट सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है तो उसको बोलेंगे हम फेरोमैग्नेटिक। अगर अप्लाइड फील्ड को सिंपली अट्रैक्ट करेगा तो दैट इज पैरामैग्नेटिक, और उसको रिपेल करेगा तो डायमैग्नेटिक। तो ये जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे पैरामैग्नेटिज्म की। क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन को उसका स्पिन होता है, दैट इज वन ऑफ द क्वांटम नंबर। और ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है that is given as mu equals to under root of n+2. okay, then as our n increases, देखो अगर number of unpaired electron increase होते गए, अगर ये n increase होते गया तो mu भी क्या होगा, increase हो गया। so as n increases mu also increases। चलो फिर हम एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। दिस वॉज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव म्यू इक्वल्स टू व्हाट, मतलब अगर कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपका एलिमेंट जो भी है उसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये सब फाइंड कर सकते हो। क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n+2। अब क्या बोला है यहाँ पे, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, बोलो 1। सो पुट इट, n का वैल्यू रखेंगे 1, 1+2, 1+2 कितना होता है, बोलो
3, सो √3 जो भी आएगा आपका आंसर वो आपको पता होगा जितना भी है √3, सो दैट इज बोर मैग्नेट्रॉन, दैट इज यूनिट ऑफ आवर ये जो है म्यू, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, समझ में आया? सो दैट इज √3। अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया है सो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट? यस, फटाफट कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? एलिमेंट का क्या फाइंड करोगे आप? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर से आप क्या फाइंड करोगे? मैग्नेटिक मोमेंट। तो चलो फिर एक एग्जाम्पल दिया है z = 25। वीडियो को पॉज कर और ट्राई करो। क्या करना पड़ेगा बोलो? z = 25 एटॉमिक नंबर दिया है आपको। एटॉमिक नंबर, अब क्या बोला है यहाँ पे? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन ऑफ दिस, मतलब ये जो आपको जो भी होगा 25 उसका क्या करना है? डाइवैलेंट आयन पहले देखना है, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा और फिर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर उसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या एवरीबॉडी? देखो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन। अब देखो, डाइवैलेंट आयन मतलब सबसे पहले z = 25 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। z = 25 मतलब ओके, सो 1s2, सॉरी दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, यस, 3s2, 3p6, देन 4s2, 3d। अब देखना पड़ेगा कितना हो गया, 2 2 4, 4 और 6 10, 12, 18, 18 2 20 और यहाँ पे 5, 3d5। समझ में आया सबको एवरीबॉडी? या फिर आप अर्गॉन से लेके भी कर सकते हो। कितना हो गया? z = अर्गॉन का पहले 18 हो गया, 18, देन आएगा 4s 3d, 18 के बाद 2 हो गए 20 और 25 है इसलिए 5। समझ में आया एवरीबॉडी? यस। अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि म्यू फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट z के लिए पूछा है क्या? नहीं पूछा है। किसके लिए पूछा है? डाइवैलेंट आयन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। अब इसके पहले हमने एक पॉइंट देखा था, इलेक्ट्रॉन रिमूव अगर करना है डी सीरीज में तो किसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? सबसे पहले हम 4s के करेंगे या 3d के करेंगे? बोलो फटाफट, कौन से करेंगे? 4s के इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। देखा है इसके पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में एवरीबॉडी? यस, तो 4s के इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गया? देखो मैं कैसा लिख सकती हूँ इसको? अर्गॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, देन 4s 0, 3d5, 3d5। अब ये जो 3d5 है आपको पता है 3d5 मतलब इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो इज देयर एनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस? नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यस, तो नो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए डी में? यस, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब n की वैल्यू कितना हो गया? 5। नाउ यू पुट इन दिस फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला क्या है हमारा? √n n+2, n+2, तो n का वैल्यू हो गया 5, 5 + 2, जितना भी आंसर आएगा आपका वो हो गया हमारा। यस, क्या करना है आपको? आंसर फाइंड आउट करना। यस, बोर मैग्नेट्रॉन, इसका यूनिट आंसर फाइंड आउट करना और कमेंट में करना है आपको, ठीक है? या फिर जो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी सेंड कर सकते हो आपका आंसर। एवरीबॉडी समझ में आया सबको कैसे फाइंड किया हमने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन। तो जो भी आपको एटॉमिक नंबर दिया है उसका पहले हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर डाइवैलेंट मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। अब ये डी के लिए कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है 4s के इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब कितने बचे? 5, और पाँचों के पाँचों क्या है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव पुट इन दिस फॉर्मूला एवरीबॉडी। यस, सो व्हाट यू डू, यू डू इट फॉर, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, ठीक है? तो घर पे आप ट्राई करो और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करना है, ठीक है? सो आई विल गिव यू एग्जाम्पल। आपको m+2 के लिए फाइंड करना है। m इज एनी मेटल, एनी ट्रांजिशन मेटल, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 27। सो यू ट्राई फॉर दिस एंड सेंड मी द आंसर, ओके? ये m इज एनी ट्रांजिशन मेटल,
जिसको डाइवैलेंट के लिए आपको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करोगे, Z=27 के लिए उस पे से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, फिर जितने अनपेयर्ड है वो गिनोगे आप लोग, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फॉर्मूला में पुट करना और फिर फाइंड आउट करना। ओके, सो यू हैव टू पोस्ट मी, यू हैव टू कमेंट डाउन योर आंसर कितना आएगा। तो समझ में आया? चलो, तो ये था हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एवरीबॉडी। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। अब देखो, कोई भी कलर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ा है, ठीक है, या फिर फिजिक्स का जो चैप्टर है एटम्स, उसमें मैंने आपको बताया है दैट एक्साइटेड स्टेट में हम जब जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हम जाते हैं, तब हमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है, राइट। सो दैट एनर्जी, ओके, और या फिर आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हो तो वहाँ पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, एंड दैट करस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलेंगे अब टिपिकल कलर। एवरीबडी गेटिंग? हमें रेनबो में कलर क्यों मिलता है, क्योंकि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें जो वहाँ से इमिशन होता है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें वहाँ पे दिखता है, या फिर इमिशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे भी कलर्ड आयन कैसे फॉर्म होगा। अब देखो एक चीज़ जो आप नया पॉइंट अब सीखने जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ T2G इफेक्ट। सो व्हाट इज दैट T2G इफेक्ट, देखते हैं। देखो, हमने जो भी डिस्कशन किया, अब डी के बारे में, हम डी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो डी में ही आ रहे हैं, मतलब हम डी ऑर्बिटल का हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है डी ऑर्बिटल जो 5 होते हैं ना, 5 लिखते हैं हम इसलिए, 5 में 2-2, हर एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए डी में हम बोलते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन बैठने वाले हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे जो ये 5 डी ऑर्बिटल है, ये स्प्लिटिंग होता है इसका, एक्चुअली द डी ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट एज 3 and 2। जो 2 ऑर्बिटल है उनका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो 3 ऑर्बिटल है, मतलब टोटल 5 है ना ये, तो 5 में से 2 का एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है और 3 का एनर्जी थोड़ा कम होता है। इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG, द एनर्जी डिनोटेड टू पर्टिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आया सबको? मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे करेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग अप होता है तो लोअर ऑर्बिटल में होता है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। सो दिस इज नथिंग बट अवर T2G इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ T2G इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा इन दिस फॉर्म, 3 ऑर्बिटल ऑफ समवॉट लोअर एनर्जी दैन दिस 2d ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब 2 जो ऊपर है ये 5 डिवाइड हो गए, 3 और 2 में d ऑर्बिटल ही है वो, बट एनर्जी डिफरेंस हो गया उन दोनों में। ओके, अब देखो सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आई डू लाइक दिस सिंपली, यहाँ पे मैंने 3 ही इलेक्ट्रॉन को फिल किया। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जैसे हम दिखाते हैं तो एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने वाले, क्यों, क्योंकि लोअर एनर्जी में पहले फिलअप होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, अब सपोज मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, सो व्हाट आई विल डू, ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे एक्साइट करूँगी, मतलब लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्ड्स एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे मुझे एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी जाके मैं अपर जो मेरा ऑर्बिटल है यहाँ पे, वहाँ पे जंप कर सकती हूँ, है ना, पता है सबको। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए मुझे एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और ऊपर से नीचे आने के लिए रिलीज करना पड़ेगा। एवरीबडी गेटिंग? यस। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो पहले यहाँ था, इसको इधर जाने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और ये जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा दैट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। बताया था जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा दैट करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, मतलब उतना फ्रीक्वेंसी का लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज इन अ विजिबल रीजन। ये एनर्जी जो है ये विजिबल रीजन में आती है, एंड दैट्स व्हाई दिस कलर ऑब्जर्व्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा यहाँ पे। जो भी
आपका एनर्जी है, जो भी आपकी लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा। ओके, तो इसका जो डिस्कशन है पूरा ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब हम अपलोड करेंगे तो वहाँ पे हम उसको देखेंगे कि कैसे कलर जो है ये कैसे बनता है, कोई भी कलर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ये क्या होता है, कैसे बनता है, सारे डिस्कस देयर। ओके, तो फॉर टाइम बिंग आपको ये समझ लेना है कि कोई भी जो डी ऑर्बिटल होता है, 5 सब ऑर्बिटल होते हैं इसमें, पता है सबको सबशेल्स, तो ये कन्वर्ट होगा हमारा T2G इफेक्ट में। कैसे बोलेंगे T2G इफेक्ट? 3 लोअर ऑर्बिट्स एंड 2 हायर ऑर्बिट्स। ओके, डी के ही है बट ये लोअर है और ये हायर है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को मुझे एक्साइट करना है, यहाँ से मुझे यहाँ पे एक्साइट करना है इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा दैट इज करस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। मतलब ये हो गया जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी हो रही है दैट इज अंडर अ विजिबल रीजन। तो वो जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो गया, मतलब जो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। ओके, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ओके, देन सो दिस इज अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी था हमारे डी ब्लॉक का। अभी और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई भी कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। दिस FeCN/6 कॉम्प्लेक्स जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 3 - CuNH3/4 2+। अब NH3 अमोनिया, ये तो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, आपको पता है, बट उसके पास लोन पेयर होती है, तो ये लोन पेयर देगा यहाँ पे कॉपर को, एंड दैट विल फॉर्म विथ अ +2 कॉम्प्लेक्स। अब ये कैसे फॉर्म होगा, ये क्यों फॉर्म हो रहा है, ये भी हम डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। सो अभी आप इतना याद रखो कि डी ब्लॉक के साथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड या फिर आयंस जो होते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। सो मेटल आयंस बाइंड्स नंबर ऑफ अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ वो क्या बनाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक्चुअली वो बॉन्ड नहीं होता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। देखो, अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल का सिंपल एग्जांपल देती हूँ। ओके, अब वर्टेक्स में आपको पता है 30 सीट्स हम लेते हैं, है ना, 30 सीट्स लेते हैं। अगर हमारे पास जैसे 15 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 15 सीट्स आर वैकेंट, मीन्स आई कैन ऐड 15 मोर स्टूडेंट, है ना। जैसे 30 बच्चे हैं, उसमें से अभी एडमिशन 15 एडमिशन हुए, 15 एडमिशन नहीं हुए हैं, मतलब 15 बच्चे और अकोमोडेट हो सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंट आयंस और डिफरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग अटैच टू अ पर्टिकुलर ब्लॉक, राइट, पर्टिकुलर एलिमेंट। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों? अब जगह है इसलिए बैठेंगे ना भाई। अगर आपके पास जगह ही नहीं है, 30 सीट्स फुल हो गए, तो कुछ आके अटैच हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और डी ब्लॉक जो होता है उसमें पता है आपको 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स में आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास बहुत सारा स्पेस है कि यू कैन ऐड डिफरेंट अनायंस या फिर डिफरेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, बिकॉज उसके पास इट हैज़ अ स्पेस। समझ में आया? ओके, तो चलो इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखी। पहले हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देन रेडियस के बारे में देखा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन वी हैव स्टार्टेड विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक के 3 टाइप्स होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पे डिस्कस किया हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करना है। कोई भी आपको अगर एटॉमिक नंबर दिया है और उसका डायवैलेंट, ट्राइवैलेंट कुछ भी दे सकते हैं, टेट्रावैलेंट, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको फॉर्मूले में पुट करो और आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आया? यस। देन फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कलर्ड आयन कैसे फॉर्म होते हैं? तो ये T2G इफेक्ट, जो डी इलेक्ट्रॉन होता है वो स्प्लिटिंग होता है उसका 3 लोअर ऑर्बिटल और 2
हायर ऑर्बिटल स्टेट, ठीक है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी वजह से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में मुझे अगर उसको एक्साइट करना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वो पर्टिकुलर लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मुझे दिखने वाला है, ठीक है। तो यू गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वहाँ पे आपको बहुत सारे कलर जो है वो लिख के दिया है टेबल, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ऑल द वर्टेक्स वॉरियर्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे वो पोस्ट करो, ठीक है। आप कमेंट में भी लिख सकते हो या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको पता है उस पर आप मुझे भेजो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ओके। Then the next point we have seen is a formation of complex compound. d ऑर्बिटल, बहुत सारे d ऑर्बिटल जो है ये खाली है, इसकी वजह से बहुत सारे लिगेंड्स को वो कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है d ब्लॉक। समझ में आया सबको? एवरीबडी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीबडी ओके, मुझे कमेंट बैक करो, ठीक है। आपको कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। सो वी आर ऑल इम्प्रूविंग, ओके। सो कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे पोस्ट करना, ओके। और ये जो मैंने होमवर्क दिया है इसके आंसर भी आप कमेंट करना है उसमें, ओके गाइज। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। सो गाइज विल देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में और जो टॉपिक है रिलेटेड टू डी ब्लॉक। सो मोस्ट ऑफ द सेकेंड मतलब नेक्स्ट सेशन तक के हमारा डी ब्लॉक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद विल स्टार्ट द एफ ब्लॉक, ओके। सो गेट ट्यून्ड विद वर्टेक्स ट्यूटोरियल।